तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज है 13th ऑफ मई 2020 यानी वेडनेसडे। तो गाइस काफ़ी कुछ सुंदर है डिस्कस करने के लिए। आज के इस डिस्कशन में हम काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो हैं विद एक्सप्लेनेशंस के साथ डिस्कस करेंगे और काफ़ी सारे आपके जो कंसेप्ट्स हैं जो आज तक नहीं क्लियर हुए हैं वो क्लियर होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं कुछ खूबसूरत लाइनें। गाइस बहुत सुंदर लिखा है जॉन मैक्सवेल ने। क्या बोलते हैं वो? सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल don't vary greatly in their abilities, they vary in their desires to reach their potential। कि गाइस ये जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल यानी जो लोग अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं या जो लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं, उनकी जो क्षमताएं होती हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं, एबिलिटीज होती हैं, उनमें कोई ज्यादा वेरिएशन, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस होता है तो सिर्फ उनकी इच्छा शक्ति में, उनकी स्ट्रांग विल में। जिसकी जितनी विल स्ट्रांग होगी वो उतना सक्सेसफुली अपने मिशन को अचीव करेगा। तो गाइज आपको करना क्या है कि आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप उसको एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस पथ पर नहीं चलते और आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक कि वह टारगेट अचीव ना हो जाता। तो गाइस देखते हैं आज का वीडियो। तो गाइस लगातार इस प्रकार की वीडियोस में या फिर करंट अफेयर्स वॉच टॉक में हम कुछ ऐसे इश्यूज देख रहे हैं, चाहे वो करंट इश्यूज हैं, चाहे वो किसी ना किसी कारण से स्टैटिक पार्ट जो है वो करंट में न्यूज बन के चल रहा है, या फिर द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस या जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जितनी भी कम्पिटिटिव एग्जाम से रेलिवेंस रखने वाली कम्पिटिटिव मैगजीन्स हैं, तो गाइज इन सब में से वो कहीं ना कहीं से अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो गाइज इस प्रकार के टॉपिक्स आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार लगातार आज की डेट में एग्जाम सेट किए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो चाहे आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, इसका वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। तो गाइस देखते हैं आज के कुछ खूबसूरत क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सुंदरबंस। तो गाइस सुंदरबंस ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है और काफी ज्यादा जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए रिच माना जाता है। तो इसके रिगार्डिंग तीन स्टेटमेंट्स हैं, तीनों को देख के करेक्ट बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है सुंदरबंस के रिगार्डिंग, द सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट सच फॉरेस्ट लाइज ऑन द डेल्टा ऑफ द गंगेज, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर्स ऑन द बे ऑफ बंगाल। कि बे ऑफ बंगाल के बैंक पर यानी बे ऑफ बंगाल के रीजन में ये आपको डेल्टा मिलेगा। किस किस का डेल्टा? गंगेज, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ये तीनों रिवर्स मिलकर जो डेल्टा बनाती हैं, क्या उसे सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट या फिर सुंदरबंस डेल्टा कहा जाता है? सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस कंडक्टेड फॉर द ईयर 2019-20 द नंबर ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स इन द सुंदरबंस हैज इंक्रीज्ड। कि जो रिसेंटली स्टडी हुई है 2019-20 में, उसमें ये पाया गया कि रॉयल बंगाल टाइगर्स की जो सुंदरबंस डेल्टा या सुंदरबन फॉरेस्ट में पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हुई है। क्या ये सुंदरबंस के रिगार्डिंग करेक्ट है? थर्ड कह रहा, द एंटायर सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट इज नो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कि ये जो एंटायर मैंग्रोव डेल्टा है, सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इसको अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा, स्टेटस प्राप्त है। तो गाइज ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं सुंदरबंस के रिगार्डिंग, इनको देख के हमें करेक्ट बताना। ऑप्शन ए कह रहा 1 एंड 2, बी कह रहा 1 एंड 3, सी कह रहा 2 एंड 3, डी कह रहा 1, 2 एंड 3। तो गाइज देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है 1 एंड 2, क्योंकि ये जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये गलत है। पूरे सुंदरबंस मैंग्रोव का जो फॉरेस्ट है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा नहीं प्राप्त है, कुछ को प्राप्त है, वो हम देखते हैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन में। तो गाइस क्या है एक्सप्लेनेशन में, द नंबर ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स इन वेस्ट बंगाल सुंदरबंस हैज राइजन टू 96 अप बाय 8। कि पिछले साल जो सेंसस हुआ था उसमें 88 थे, लेकिन 8 जो हैं 8 रॉयल बंगाल टाइगर्स का इंक्रीज हुआ है और अब ये टोटल नंबर 96 पहुंच गया है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस। लेटेस्ट कौन सा हो गया? 2019-20 वाला। द सुंदरबंस इज अ मैंग्रोव एरिया इन द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगेज, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर्स इन द बे ऑफ बंगाल। तो गाइस डेल्टा और एस्चुरी में आपको बता दूं कि जैसे यहां से कोई रिवर जा रही है तो आगे जो वाटर बॉडी है वो डोन में है, यानी ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। इसको क्या कहा जाता है? इसको डेल्टा कहा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब कोई नदी आ रही है या कोई रिवर आ रही है
तो रिवर का वाटर जो है उसको रोक देता है, यानी जो समुद्र या जिसमें भी वो गिर रहा है वो रिवर का माउथ अगर डूबा हुआ होता है नेक्स्ट वाली वाटर बॉडी में तो उसे एस्चुरी कहते हैं। अगर ये डूबा हुआ नहीं है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे डेल्टा कहा जाता है। और ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना ये तीनों रिवर्स मिल के इस डेल्टा को बनाती हैं, जिसे कहा गया है सुंदरबंस डेल्टा। फोर प्रोटेक्टेड एरियाज इन द सुंदरबंस आर एनलिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो गाइस जो एंटायर सुंदरबन फॉरेस्ट रीजन है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, बल्कि इसमें कुछ 4 रीजन्स हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे सुंदरबंस नेशनल पार्क, सुंदरबंस वेस्ट, सुंदरबंस साउथ एंड सुंदरबंस ईस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो गाइज अगर आप पर्टिकुलरली इस सुंदरबन के रीजन से, यानी आप वेस्ट बंगाल से, असम से, त्रिपुरा से या नॉर्थ ईस्ट की किसी भी स्टेट से, आप उड़ीसा से या छत्तीसगढ़ से एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके नियर बाई ये सुंदरबन पड़ता है और इसमें से काफी सारे क्वेश्चन जो हैं डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी बायोडाइवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट है सिर्फ भारत के लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए। इस कारण ये वर्ल्ड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो गाइस रिसेंटली इस लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तभी ये न्यूज में है। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों को देख के हमें करेक्ट बताना है। ऑप्शन फर्स्ट वाला कह रहा है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, की लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का मेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिलता है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? सेकंड कह रहा है इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स, की लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन हर साल, हर 5 सालों के बाद इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। क्या ये करेक्ट है? थर्ड कह रहा है इट इज हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, की इसको हेड करता है, इसका चेयरमैन या प्रेसिडेंट कौन होता है? इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर या तो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या फिर किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। तो गाइज ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, हमें करेक्ट बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है 1 एंड 2, बी कह रहा है 2 ओनली, सी कह रहा है 1 एंड 3, डी कह रहा है 3 ओनली। तो देखते हैं गाइज इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है 3 ओनली, क्योंकि आपके ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये गलत हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक प्रकार का एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जब वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालता है और उसी के द्वारा ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और इसका जो टेन्योर होता है 5 साल नहीं बल्कि 3 साल होता है। एक्सप्लेनेशन में और अच्छे से समझते हैं। इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एक ऑर्डर निकालती है, गैजेट में निकालती है, तो उसके बाद इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। ओरिजिनली फॉर्म्ड इन 1955, द कमीशन इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 3 ईयर्स। तो गाइस इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर 3 साल के बाद आता है। एंड सो फार 277 रिपोर्ट्स हैव बीन सबमिटेड टू द गवर्नमेंट। तो गाइस गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का कोई लीगल इशू होता है तो उसके विषय में ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को सुजेशंस या फिर रिकमेंडेशंस देता है। अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट विल हेड द कमीशन। तो इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? या तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या फिर किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। तो गाइस अब ये क्वेश्चन आपको न्यूज में क्यों देखने को मिल रहा है या एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन। तो गाइज अगर आप एसएससी या आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको डायरेक्ट फैक्चुअल या इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है उसकी क्रिएशन को। तो ये होगा 22nd लॉ कमीशन विच एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन कम्प्लेक्स लीगल इश्यूज। तो गाइज ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा, विच रीजन इज डिक्लेयर्ड एज अ प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन रिसेंटली इन इंडिया, कि प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन रिसेंटली किसी एक गवर्नमेंट ने या कौन सी गवर्नमेंट ने जो है वो डिक्लेयर किया है, ये नहीं पूछा जा रहा, बल्कि स्पेशल
प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन कौन से एरिया को डिक्लेयर किया गया है? तो गाइज ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए है, क्या वेस्टर्न घाट्स को एज अ प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन इंडिया में डिक्लेयर किया गया है, या कावेरी डेल्टा को, या मानस नेशनल पार्क को, या वाराणसी को? तो गाइज देखते हैं, इसका आंसर ये है कावेरी डेल्टा। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कावेरी की लोकेशन क्या है। देखिए ये कावेरी जो है यहां से शुरू होती है और ये आपकी चलती चलती ये तमिलनाडु में ये कावेरी का डेल्टा बनता है। तो गाइस इस रीजन को, ये जो डेल्टा बना रहा है, इसको रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने क्या किया है कि प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन का स्टेटस दिया है। इसे इस प्रकार से और प्रोटेक्शन अवेलेबल होने का एक प्रकार का अप्रूवल दिया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट announced the Kaveri Delta region which is Tamil Nadu's rice bowl comprising 8 districts। तो गाइज ये जो कावेरी डेल्टा है ये डायरेक्ट अगर आप तमिलनाडु के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूछा जा सकता है कि राइस बोल ऑफ तमिलनाडु किसे कहा जाता है? तो ये कावेरी डेल्टा को कहा जाता है। इसमें टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। विल बी डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन। Kaveri Delta zone lies in the eastern part of Tamil Nadu. It is bounded by the Bay of Bengal on the east and the Pak State on the south. In this zone, rice is the principal crop। तो गाइस ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये गाइस यहाँ पर आपकी पाक स्टेट आ जाएगी और ये आपका बे ऑफ बंगाल का रीजन आ जाएगा और इस रीजन को कावेरी डेल्टा कहा जाता है और इसे राइस बोल ऑफ तमिलनाडु का नाम भी पॉपुलरली दिया गया है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज आर प्रोमिनेंट गाइडलाइंस फॉर अ स्टेट टू गेट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो गाइस रिसेंटली ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो अलग अलग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी को स्टेटस दिया जाता है ये काफी ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि आंध्र प्रदेश लगातार इसकी डिमांड कर रही है। जिस प्रकार उड़ीसा में लगातार साइक्लोन्स वगैरह आ रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, वो भी डिमांड कर रही है। तो इस कारण एक स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का अगर दर्जा प्राप्त करना है तो उसे उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या ये चारों स्पेसिफिकेशंस देख के हमें करेक्ट आंसर बताना है कि कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं। ऑप्शन ए स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है इकोनॉमिकली बैकवर्ड विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, की उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी वो जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होनी चाहिए, उसकी इकोनॉमी वेल डेवलप्ड नहीं होनी चाहिए और उस स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अच्छा ना हो। इस प्रकार की स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है स्टेट्स मस्ट बी लोकेटेड इन हिली एंड चैलेंजिंग टेरेन, की अगर किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा लेना है तो उसकी लोकेशन आपको हिली या फिर उसका जो टेरेन है, उसका टेरेन यानी एरिया जो लैंड मास है वो काफी टफ होना चाहिए, वो हिली और चैलेंजिंग होना चाहिए। क्या ये करेक्ट है? थर्ड कह रहा है कि उस स्टेट में या उस यूनियन टेरिटरी में जो पॉपुलेशन के अंदर लिटरेसी रेट है वो 70% से कम होना चाहिए। क्या ये भी एक क्राइटेरिया है? फोर्थ कह रहा है शुड हैव द स्टेट और यूनियन टेरिटरी शुड हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड अ सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन, की उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में पॉपुलेशन की जो डेंसिटी वो कम होनी चाहिए और उसमें जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इसकी संख्या अच्छी होनी चाहिए। तो गाइस ये क्या चारों स्टेटमेंट्स जो हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के रिगार्डिंग, अगर ये वाला स्टेटस लेना है तो इनमें से कौन कौन सी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट बैठेगी यही हमको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा 1, 2 एंड 4, बी कह रहा 1, 2, 3 एंड 4, सी कह रहा 1, 3 एंड 4, डी कह रहा 1 एंड 3। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है 1, 2 एंड 4, क्योंकि ये लिटरेसी रेट का मेंशन कहीं पर भी कुछ नहीं है। बाकी वाली जो स्टेटमेंट्स हैं यानी अगर उस स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का इस प्रकार का दर्जा मिल सकता है, या फिर उसका टेरेन जो है वो हिली है, चैलेंजिंग है, तो भी मिल सकता है, या उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में पॉपुलेशन की डेंसिटी काफी कम है और उसमें जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो काफी मात्रा में है। तो गाइस ये तीनों जो प्रोविजंस हैं अगर ये किसी स्टेट के पास हैं तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का प्रोविजन मिल सकता है। तो गाइस देखते हैं एक्सप्लेनेशन। फॉर अ स्टेट टू गेट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इट मस्ट बी इकोनॉमिकली बैकवर्ड विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया। The states must be located in hilly and challenging terrain. They should have low population density and a significant tribal population should be strategically situated along the borders of neighboring countries। तो गाइज ये भी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है कि इन तीनों के अलावा अगर कोई इंटरनेशनल बाउंड्री किसी स्टेट के साथ टच कर रही है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के साथ टच कर रही है, तो उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का
दर्जा जो है दिया जा सकता है। तो गाइस अब आपके मन में हो रहा है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर किसी स्टेट को मिलता है या यूनियन टेरिटरी को मिलता है तो उसका क्या बेनिफिट होगा। गाइस क्या होता है कि स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की अलग अलग, जैसे होती हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं उसमें 100% फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें सरकार की सेंटर की फंडिंग 60% होती है और 40% नॉर्मल स्टेट्स की होती है। लेकिन ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होती हैं या ऐसी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज जिनको ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है, उनमें 90% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और अराउंड 10% फंडिंग वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को प्राप्त करने वाली स्टेट्स करती हैं। तो गाइस इस प्रकार के सेंटर से ज्यादा असिस्टेंस पाने के कारण ही ये अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो आंध्र प्रदेश होगी या उड़ीसा होगी और काफी सारी नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट्स उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ये ऑलरेडी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में है। तो गाइस इस प्रकार से बेनिफिट पाने के लिए अलग अलग स्टेट्स जो हैं टाइम टू टाइम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का डिमांड करती रहती हैं। तो गाइस ये रिसेंटली क्यों न्यूज में चल रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली जो काफी देर से उसकी डिमांड चल रही है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का उन्हें भी दर्जा दिया जाए, इसको एक बार वापस से रिवाइव किया है। तो गाइस ये रहा आज का डिस्कशन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गाइस अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है या कोई सजेशन देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर की भी हेल्प ले सकते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है कि इसे लाइक जरूर करना है। हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को टेलीग्राम पर सर्च करना, वहां ज्वाइन करना ताकि आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ मिल जाए। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स भी शेयर किए जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की काफी सारी बुक्स जो है पीडीएफ फॉर्म में शेयर की जाती हैं। इसके अलावा काफी सारी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स भी यहाँ पर शेयर की जाती हैं। गाइस फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर भी शेयर की जाती है। तो गाइस अगर आप लगातार इसी प्रकार की वीडियोस पाना चाहते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट करके किसी भी एग्जाम में बैठकर उसे क्लियर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन अपलोड की जाती है वो तुरंत एक मैसेज अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फोन या फिर पर्सनल कंप्यूटर पर या फिर लैपटॉप पर अलर्ट के रूप में आ जाएगी। तो गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।